इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट था, लाइक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में सोचे तो इमरजेंसी ने कंट्री में पॉलिटिकल पावर्स की या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सामने लाकर खड़ी कर दी थी। मतलब इमरजेंसी जब इम्पोज की गई थी, इंदिरा गांधी वाज बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर ओन पर्सनल गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और उस वक्त डेमोक्रेसी को बहुत हार्म हुआ था। मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप जो थी वो कम्प्लीटली बर्बाद हो चुकी थी, लोगों के पास कोई पावर्स नहीं थी, राइट। तो ये इमरजेंसी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, बस 1-1.5 साल के लिए चली, and then the emergency was lifted and things went back to normal. Well, they didn't go back to normal because Congress became everybody's enemy. Everybody started viewing the Congress in very bad terms, and जो ये इमरजेंसी का बहुत ही कम ड्यूरेशन था और नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो इतनी जल्दी रिज्यूम कर गई, वो बेसिकली ये कहती है कि अगर तुम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तुम सारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग्स को तुम रोक दोगे और तुम लोगों से उनका हक छीन लोगे, उनके जो पावर्स है, उनके जो राइट्स है वो छीन लोगे, तो वो चीज ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। People will do everything in their power to get back their rights. तो डेमोक्रेसी जो सस्पेंड कर दी गई थी, मतलब सारे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो सस्पेंड कर दिए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, लोगों से जो सारे पावर्स छीन लिए गए थे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये सब चीजें थी, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, तो ये गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन गए। जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ये लोग करेंगे, और इतने सारे लोगों के साथ इतना बुरा बुरा किया जा रहा था। बट द थिंग टू नोटिस हियर इज, ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। ये जो प्लॉटिंग थी या ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि हाँ इस तरीके से हम अपने रूल को प्रोपागेट करेंगे और इस तरह से एवरीथिंग विल बी अंडर माय कंट्रोल, ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग बहुत ही जल्दी रिज्यूम कर गई, और ये बेसिकली ये कहता है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी कितना स्ट्रॉन्ग है। बाय इटसेल्फ डेमोक्रेसी हैज सो मच ऑफ पावर कि तुम लोगों से उनका वही डेमोक्रेटिक माइंडसेट या उनके पावर्स, उनके लिबर्टीज छीन नहीं सकते हो, right? So this is what the emergency taught us, that even though the country ceased to be democratic at that point of time, but it resumed very fast and बहुत जल्दी चीजें वापस नॉर्मलसी में आने लगी थी, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी का नेचर इतना स्ट्रॉन्ग था और लोगों के पास पावर्स इतनी ज्यादा थी कि गवर्नमेंट उनको ज्यादा दिनों तक दबा के नहीं रख सकती थी। So that's one lesson that democracy teaches us. Then there's the thing about civil liberties. इमरजेंसी के टाइम पे जब सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, लोगों को उस वक्त अपनी सिविल लिबर्टीज का या फंडामेंटल राइट्स का एग्जैक्ट वैल्यू पता चली थी। जब तुमसे कोई चीज ले ली जाए, दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हाट दैट थिंग मेंट टू यू, और उसका एग्जैक्टली कितना वैल्यू था, वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसी तरह जब लोगों से उनकी बेसिक राइट्स, बेसिक फ्रीडम ले ली गई, जब गवर्नमेंट ने कहा कि किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राइट नहीं है, तुम सब सिर्फ वही करोगे जैसा गवर्नमेंट बोलेगी, दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज। वैसे तो हाँ ठीक है, लोगों को पता है कि मेरे पास ये हक है, ठीक है, ऐसा ऐसा है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है वो चीज। लोगों के दिमाग में यही माइंडसेट थी। उस वक्त लोग रियलाइज किए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हर इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सारे पावर्स एलोकेट किए हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उस वक्त जो है लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट भी नहीं था कि वो कोर्ट्स में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवा सके, या अगर किसी के साथ कुछ बुरा किया गया उसके राइट के अगेंस्ट जाके, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता था कि लोगों को जेल में डाल देते तो उन्हें बताते भी नहीं थे कि क्यों उन्हें जेल में डाला गया। तो ये सारी जो चीजें थी जो एक इंसान के बेसिक राइट्स के अगेंस्ट चला जाता है, जो उसको जीने का अपनी कंट्री में फ्रीली
हक है, उसको अपनी आइडियाज प्रोपागेट करने का या उसको अपनी ओपिनियन सामने रखने का, अपनी बातें बोलने का, एक्सप्रेस करने का हक है, ये सारी चीजें उस वक्त सस्पेंड कर दी गई थी। तो ये हमें ये सिखाती है कि हमारी सिविल लिबर्टीज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस उस वक्त जो कोर्ट्स का इनएफिशिएंसी था, जो कोर्ट लोगों की हेल्प करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इमरजेंसी थी और गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ पावर था। सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइक द बॉस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो जैसा बोलेगा वैसा सबको करना पड़ेगा। तो उस वक्त कोर्ट भी सारे कोर्ट्स भी बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुके थे और वो भी लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। जुडिशरी जो थी वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुकी थी। उसके बाद से since people realized how important their rights and fundamental rights and civil liberties are, उसके बाद से कोर्ट्स ने हमेशा ये कोशिश किया है कि लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन लिया जाए, लोगों की सिविल लिबर्टीज को अगर किसी तरह से ओपोज किया जाए तो वो उन लोगों की हेल्प कर सके, उन लोगों को जस्टिस दिला सके। आफ्टर दैट कोर्ट्स बिकेम रियली serious and sensitive about this one issue, about protecting the civil liberties of people. Right? Then there is one more thing. इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी, इंदिरा गांधी ने उसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे डिक्लेयर किया था। मतलब कंट्री में डिस्प्यूट्स चल रहे थे और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स ये सब चल रहे थे। ऐसी एक्टिविटीज की वजह से गवर्नमेंट परेशान हो रही थी। दैट वाज हर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई द इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। बट देन आफ्टर इट गॉट ओवर, ऐसा मतलब रूल बना दिया गया कि इमरजेंसी जो है वो सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे इम्पोज की जा सकती है। मतलब ये नहीं कि अगर लोग पीसफुली और नॉन वायलेंटली रिबेल कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ अपनी मांगे तुमसे डिमांड कर रहे हैं कुछ और तुम उस बात को भी सुनने से इनकार कर दो और तुम कहो कि हाँ नहीं ये लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट इन अ डेमोक्रेसी। अगर ऐसा होता कि लोग वायलेंस यूज करते, लोग आर्म्ड रिबेलियन करते, वेपन्स का यूज करते, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे अटैक करते, तब वो एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है। बट विदाउट दैट, व्हेन पीपल आर प्रोटेस्टिंग वेरी पीसफुली, very non-violently, without hurting anyone, you cannot declare emergency in a period like that. तो ये रूल बना दी गई कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे अगर तुम इमरजेंसी इम्पोज कर रहे हो तो वो सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन पे होना चाहिए और ऐसे लोगों के नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को तुम इमरजेंसी में वो नहीं कर सकते हो। एंड देन ये ऐसा नहीं चलेगा कि किसी को तुमने फोन करके बोल दिया, वर्बल ऑर्डर्स दे दिया और तुम्हारा सारा काम होते गया। अगर इमरजेंसी इम्पोज करनी है, यू नीड टू टेक इट सीरियसली कि हाँ सच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ रही है तो हम इमरजेंसी इम्पोज करेंगे। तो ये चीज मिनिस्टर्स को रिटन में देनी पड़ेगी। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिटन उसमें होना चाहिए, रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए और ये प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी, तब जाके इमरजेंसी इम्पोज होगा। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को आज लगा कि लोग मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लग गए और सब लोग अब पीपल आर राइजिंग अप अगेंस्ट मी और ये लोग मुझे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटा देंगे तो मैं इमरजेंसी इम्पोज कर देती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो सारे मिनिस्टर्स को अग्री करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है और सच में कोई डिस्टर्बेंस है, लोगों को इस चीज से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और ये चीज रिटन फॉर्मेट में अगर तुम प्रेसिडेंट को दो, उसका अप्रूवल हो, तब जाके इमरजेंसी इम्पोज होगा। तो हमारी जो इमरजेंसी की एक्सपीरियंस थी उससे ये सारे लेसन्स मिले थे, ये सारा उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था लोगों को अपनी देश की खामियों के बारे में, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पावर्स के बारे में इतना अच्छा पहले कभी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस नहीं था। इतनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों को सिर्फ तब मिली जब इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई और उसके बाद पीपल एक्चुअली रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड टू देम, हाउ देयर पावर्स हैड बीन टेकन अवे, how the constitutional provision of emergency had been misused by the government just to save a person's authority, their personal power. तो ये थी इमरजेंसी की लेसन्स, राइट।
आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट इसका मतलब इसके बाद का जो इलेक्शन है, द 1977 लोकसभा इलेक्शन। क्वाइट नेचुरली लोग कांग्रेस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। अब मतलब उससे पहले भी थे, इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले भी वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ पीपल वर organizing movements and protests like the Bihar movement, Gujarat movement, the Naxalite movement which became very strong during this period, the students unions which started mobilizing around this period because they were so much frustrated with the policies of the government. तो लोग फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी थे, बट इमरजेंसी के बाद पीपल वर कंप्लीटली अगेंस्ट दैट एंटायर पार्टी। पीपल हैड स्टार्टेड हेटिंग द कांग्रेस एंड स्पेशली द मिनिस्टर इन पावर, द प्राइम मिनिस्टर विच वाज इंदिरा गांधी। देयर वाज a lot of resentment brewing among people for this one particular party primarily because of the emergency. तो नेचुरल सी बात है कि इसके आगे के इलेक्शंस में कांग्रेस के लिए जीतना बहुत टफ होगा। व्हाट हैपेंड इज, इलेक्शन की पहले वाली रात में ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर, लाइक जितने भी लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, जो भी छोटे छोटे पार्टीज बने हुए थे, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हम कहते थे उनको, पार्टीज अदर देन द कांग्रेस पार्टी, तो ये सारे पार्टीज साथ में आए, दे अक्यूमुलेटेड टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी, राइट। अब इनका बेसिक मुद्दा ये था कि ये इमरजेंसी को यूज करके अपनी जो इन्फ्लुएंस है, अपनी जो कैंपेनिंग है उसको आगे बढ़ा रहे थे। लाइक उनको पता है कि लोग इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, राइट। अब बस इसी चीज को मतलब लोगों के दिमाग में और इतना ज्यादा भर दिया जाए कि उनके पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, इट्स ईदर कांग्रेस और दिस वन एंटायर बिग अमलगमेशन ऑफ ऑल द ऑपोजिशन पार्टी जो थी हमारी जनता पार्टी। तो लोगों के पास बस यही दोनों ऑप्शंस थे। अब लोग कांग्रेस को किसी भी तरह से वोट तो देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो बस जनता पार्टी, इट वाज इजी फॉर देम टू विन दिस इलेक्शन, राइट। दे जस्ट हैड टू मोटिवेट पीपल, इन्फ्लुएंस देयर माइंड्स अ बिट। तो उनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था, इट वाज बेसिकली रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। मतलब लोगों को वो इस तरह से इन्फ्लुएंस किए थे कि इफ यू डू नॉट वांट अ रूल लाइक दिस, अगर तुम्हें ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो तुम्हारे साथ ऐसा करे, इमरजेंसी जैसी चीजें एम्प्लॉय कर दे जस्ट सो दैट प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी प्रोटेक्टेड रहे, अगर तुम इस चीज से सच में फ्रस्ट्रेटेड हो, then you should join this party or then you should vote for this party and you should not elect Congress anymore. So it was easy for the Janata Party this time to propagate their election campaign. Their slogan was Safe Democracy. मतलब कांग्रेस का जो ये इमरजेंसी वाली इमरजेंसी की जो ये इमरजेंसी के दौरान जो भी प्रैक्टिसेस किए गए थे, राइट, उसमें बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक रूल चल रहा था। उसमें सारे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था, किसी के पास कोई राइट या अथॉरिटी या पावर नहीं थी। तो ये चीज बहुत ही अनडेमोक्रेटिक हो गई थी लोगों के लिए, देश के साधारण जनता के लिए। तो इस बार जनता पार्टी इसीलिए अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये स्लोगन यूज करी थी कि सेफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ। जिस चीज के लिए हमने इतना ज्यादा लड़ा है, जिस चीज के लिए फ्रीडम मूवमेंट्स हमने इतनी की, इतने लोगों की जान गई है, उस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं हमने, उस डेमोक्रेसी को अब सेव करो। ये नहीं कि जो पार्टी गवर्नेंस में है उसी ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, लोगों पे ऐसा अजीब सा रूल बनाए रखा कि सारे लोग उस गवर्नमेंट के अंदर दबके रहे और किसी के पास कोई आवाज नहीं है बोलने के लिए। उस चीज को हटा दो, ऐसे रूल को हटा दो और डेमोक्रेसी को सेव करो, अपने खुद के हक को, अपने खुद के पावर्स को, अपने खुद के स्ट्रेंथ को सेव करो। दिस वाज देयर मोटो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग। तो जनता पार्टी का लीडरशिप जो था वो था जयप्रकाश नारायण। वी हैव स्टडीड अबाउट जयप्रकाश नारायण बिफोर। He was involved in the Bihar movement because of the students
स्टूडेंट्स ने उन्हें इनवाइट किया था उस मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए. सो बिकॉज ऑफ फ्रॉम दैट मूवमेंट ही अगेन गॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स, और उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था. दिस मैन वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स. तो जब जनता पार्टी बनी, मेजर ऑपोजिशन के जो पार्टी से उनका जो सारा एकदम सबको कोalition जो सबका था, तो उनसे जब जनता पार्टी बनी, एवरीवन डिसाइडेड कि हाँ, सिंस जयप्रकाश नारायण ने इतना अच्छा काम किया है और वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, so this man can definitely help us win, help our party to form the government. So they accepted the leadership of Jayaprakash Narayan. एंड ये जो मेजर अपोजिशन पार्टीज है, इन सबका साथ में आना और साथ में कंटेस्ट इलेक्शंस कंटेस्ट करना, इसका मतलब क्या है? मतलब अब तक भी अगर कांग्रेस के ऑपोजिट में मतलब ऑपोजिशन पार्टीज कोई सी होती थी, छोटी छोटी बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज बन चुकी थी, बट क्या होता था कि कांग्रेस के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी वोट्स जाते थे, और इन छोटी छोटी पार्टीज को अगर कोई सा वोट मिलेगा भी, इट्स नॉट मतलब सिंस नॉन कांग्रेस पार्टी इतनी सारी है, इनको थोड़ा मिला, इनको थोड़ा मिला, तो वो नॉन कांग्रेस वोट्स भी डिवाइड हो जाते थे, उनको बहुत ही मीगर पोर्शन ऑफ वोट्स मिलता था, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी हॉग्स अवे द मेजॉरिटी, एंड देन द नॉन कांग्रेस वोट्स गेट्स डिवाइडेड बिटवीन सो मेनी पार्टीज. सो ये मेजर ऑपोजिशन पार्टीज बनने का इम्प्लीकेशन ये था कि नॉन कांग्रेस वोट्स would not be divided. मतलब अब जितने भी लोग हैं जिन्हें कांग्रेस के अगेंस्ट में जाना है, जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनका वोट अब डिवाइड नहीं हो जाएगा. अब वो सारे लोग एक ही पार्टी को वोट देंगे. तो पूरा जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन है, पूरा जो नॉन कांग्रेस जो पूरा पॉपुलेशन है जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती है, वो सारे वोट सब इसी जगह पे आएंगे, वो वोट सब डिवाइड नहीं हो जाएंगे. सो दैट विल इंक्रीज देयर पोटेंशियल टू विन इवन फर्दर देन दे हैड अर्लियर. अब हम देखते हैं रिजल्ट्स क्या थे इस इलेक्शन के. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कांग्रेस लॉस्ट, डेफिनेटली लॉस्ट इन द इलेक्शन, एंड इट वन ओनली 154 सीट्स, राइट. सो द जनता पार्टी by itself won 295 seats, and since it was having allies and coalitions, तो इलेक्टोरल जो allies होती है इनकी, जो ये लोग पार्टनरशिप टाइप बिल्ड कर लेते हैं कि हाँ, अगर हम अपने वोट्स को एक साथ में कर दें, and if we have the majority, so we will be winning together, we will be forming the government together. ये जो coalition का concept होता है, जो allies बनाए जाते हैं. सो जनता पार्टी का 295 वोट्स उसका अपना था. उसके बाद अलाइज के साथ मिला के दे वन 330 आउट ऑफ 542 सीट्स. सो दैट्स द मेजॉरिटी, एंड इट वाज क्वाइट क्लियर दैट द जनता पार्टी विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. स्पीकिंग अबाउट द स्टेट वाइज डिवीजन, कांग्रेस लॉस्ट इन मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, इन बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब. बेसिकली क्या था, इमरजेंसी का इम्पैक्ट जो था वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फील हुआ था. जो ये फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन थी, जो गरीब लोगों को उनकी जगह से हटाना, कहीं और पे शिफ्ट करा देना, ये जो फोर्स्ड रिलोकेशन थी, जो स्टेरिलाइजेशन थी, डिमोलिशन एक्टिविटीज कैरी आउट की गई थी, जो इतने ज्यादा टॉर्चर किए थे लोगों को जेल में डाल डाल के, इतना सारा कस्टोडियल डेथ हुआ था. मतलब इंसान को तुम कस्टडी में ले रहे हो, पुलिस कस्टडी में ले रहे हो, और ऐसे हालात बना दे रहे हो कि उस इंसान की डेथ हो जाए. ये सारी चीजें नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फील की गई थी, और ये साउथ इंडिया में उतनी स्ट्रांगली फील नहीं हुई थी. साउथ इंडिया में इस इमरजेंसी का इफेक्ट बहुत ही लिमिटेड था. वैसे तो पूरे कंट्री में इम्पोज होता है इमरजेंसी, बट साउथ इंडिया डिड नॉट हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स. दे डिड नॉट गेट कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद द गवर्नमेंट, क्योंकि उनके साथ इतना टॉर्चर नहीं किया गया था. तो ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है हमारे पास, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस हार गई थी. इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी द कांग्रेस लॉस्ट. In Rajasthan and Madhya Pradesh, in these two particular states,
द कांग्रेस हैड 1 seat ईच, मतलब इन दोनों स्टेट्स में से कांग्रेस को बस एक एक सीट मिला था, राइट। इन सारे स्टेट्स में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई थी, इनमें बस एक एक सीट मिला था। बट थोड़ा सदर्न पोर्शन में अगर तुम जाओ तो इस इमरजेंसी का इफेक्ट कम था, इसलिए कांग्रेस का जीतने का जो द नंबर ऑफ seats that the Congress was winning was increasing as you go further towards the South India. So it retained many seats in Maharashtra, Gujarat and Orissa. इन स्टेट्स में ऑब्वियसली इमरजेंसी का इम्पैक्ट कम था, इसलिए कांग्रेस इतनी सारी सीट्स जीत पाई। इट वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू द साउथ, मतलब सदर्न जो हमारे पास स्टेट्स है, लाइक वी हैव कर्नाटका, वी हैव तमिलनाडु, वी हैव केरल, then we have Andhra Pradesh and now we have Telangana, but earlier we didn't have Telangana, that was whole of Andhra Pradesh. तो ये सारे जो states है हमारे पास, इनमें इमरजेंसी का बिल्कुल भी इतना कुछ भी जो एक्सेसेस कमिटेड हुए थे, जो इतने सारे टॉर्चर किए गए थे लोगों को, इन स्टेट्स में वैसा कुछ नहीं हुआ था। और इनमें कांग्रेस का अभी भी बहुत ही प्रिसाइज होल्ड था लोगों के ऊपर, सिंस कांग्रेस क्या है, वो फ्रीडम मूवमेंट के लेगेसी को लेके आती है अपने साथ। मतलब जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन लोगों ने नेशनल मूवमेंट में फ्रीडम के लिए फाइट किया था, इतना स्ट्रगल किया था, उन सारे लोगों ने ही तो कांग्रेस बनाई थी ना। इंडिपेंडेंस के बाद ऑल दोज people got together to form or to join the political party of Congress. तो कांग्रेस की लेगेसी जो है फ्रीडम स्ट्रगल से चलती आ रही है, उसकी वजह से इट ऑलरेडी हैड अ होल्ड ओवर इट्स पीपल। तो सदर्न एरियाज में कांग्रेस जो है वो काफी सारी सीट्स जीत पाई थी। वो मतलब वहां पे जनता पार्टी इतनी सारी सीट्स नहीं जीत पाई थी। इन स्टेट्स में भी उसने काफी जीती थी, अगर सब नहीं तो एटलीस्ट काफी जीती थी। और सिर्फ इन स्टेट्स में वो सारी हार गई थी। इन दोनों में, इन राजस्थान एंड एमपी, द कांग्रेस हैड ओनली 1 seat each. बाकी ओवरऑल इट लॉस्ट द इलेक्शन एंड द जनता पार्टी along with its allies formed the government.